प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्टेट टॉपर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज आप लोगों को मैं समास के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और वो भी समास इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप अच्छे से लिख करके आएंगे और समास के बारे में अच्छे से आप बता करके आएंगे। तो बच्चे सिर्फ आप लोग वीडियो से जुड़े रहे, भागे नहीं। आपको मैं बताऊंगा समास की अच्छी जानकारी, समास को ऐसा सिखाऊंगा कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे, आपके दिल में बस जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं समास की ओर। ये समास है क्या? तो बच्चे ये जान लेना जरूरी है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को हम लोग समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं बच्चे? समास कहते हैं। अब समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पूछा जाएगा कि समास तो हम लोग जान गए, लेकिन समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बच्चे? 6 भेद। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि इन 6 भेदों को याद करने के लिए आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूं। वो ट्रिक है अब दादा तक। अब दादा तक। अब कहोगे कि सर इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे समास के 6 भेद को याद रखेंगे? तो बच्चों ध्यान देंगे। अब के अ से हम समझेंगे अवयवीभाव समास, बो से समझ लेंगे बहुब्रीहि समास, दादा के दो से समझ लेंगे द्वंद्व समास और एक दो से समझ लेंगे द्विगु समास, तत् के तो से समझ लेंगे तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। यानी अब दादा तक इस ट्रिक के माध्यम से समास के 6 भेद हमारे दिमाग में रहेगा, याद रहेगा हमेशा। तो बताओ बच्चों, अब दादा तक ट्रिक हमारा क्या है समास के 6 भेद याद करने का? अब दादा तक। तो अब के ओ से क्या समझेंगे? अवयवीभाव समास, बो से क्या समझेंगे? बहुब्रीहि समास, दादा के दो से क्या समझेंगे? द्वंद्व समास और एक दो से द्विगु समास, तत् के तो से क्या समझेंगे? तत्पुरुष समास और को से क्या समझेंगे? कर्मधारय समास। एक दो बार इस ट्रिक को ध्यान में लेकर के पढ़ेंगे आपको समास के 6 भेद याद हो जाएगा और हमेशा के लिए। जब कभी भूल जाइएगा तो ट्रिक याद करना कि सर ट्रिक क्या बताए थे, अब दादा तक। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको समास के 6 भेद याद हो जाएगा। तो अब तो आप सभी बच्चे जान गए होंगे कि समास के 6 भेद के बारे में तो आप बता दिए सर, लेकिन हम लोग को ये तो नहीं बताएं कि ये अवयवीभाव समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है। अगर एग्जाम में हम लोग को आ जाए तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये अवयवीभाव समास है, ये द्वंद्व समास है, ये तत्पुरुष समास है? इसको समझना जरूरी है बच्चे। एग्जाम में शब्द लिखा रहता है और बोलता है कि ये कौन सा समास है। कोई शब्द लिख देगा और कहेगा कि ये कौन सा समास है बताइए। तो वो शब्द कौन सा समास है उसको पहचानने के लिए आपको समास के शब्द के बारे में सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं द्वंद्व समास को समझते हैं बच्चे। आपको आगे पीछे करके 6 समास के बारे में समझा देंगे, लेकिन कुछ रीजन है जिसके कारण हम द्वंद्व समास लेके सबसे पहले द्वंद्व समास को समझा रहे हैं, उसके बाद बाकी करके सब समास सबको समझा दिया जाएगा। इसमें चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन बारी बारी से एक एक करके आप जुड़ करके समझिए और सीखिए, फिर कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम द्वंद्व समास के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो बच्चे, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी और दूसरा पद भी दोनों पद प्रधान हो, या समास में योजक चिन्ह लगा हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता क्या होगा बच्चे? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि ये जो आप शब्द देख रहे हैं, इस शब्द का दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। और इस समास के बीच में देखिए एक योजक चिन्ह लगा है, तो इस समास को हम लोग समझ लेंगे द्वंद्व समास। जैसे कहीं आपको लिखा मिलेगा बच्चे राजा रानी, राजा रानी, तो आप इस समास का देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान है, राजा भी प्रधान है और रानी भी प्रधान है। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और समास में योजक चिन्ह लगा हो, समास के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हो? योजक चिन्ह।
तो उसको हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। तो इस समास को राजा रानी कैसा समास हो जाएगा बच्चे? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान है अपने आप में, राजा भी प्रधान है तो रानी भी प्रधान है। जैसे एक शब्द लिख रहे हैं हम आप लोगों को, भाई बहन। भाई बहन ये कैसा समास है बच्चे? तो ये आप लोग झट से जवाब दे देंगे कि सर ये द्वंद्व समास है। मैं कहूंगा कैसे, तो आप बताएंगे कि सर भाई बहन का दोनों पद अपने आप में प्रधान है, भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहेंगे, और समास में योजक चिन्ह भी बीच में लगा है सर, इसलिए ये समास द्वंद्व समास होगा। तो अब बताइए बच्चे, अगर कहीं रात दिन लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि द्वंद्व समास है। भला बुरा लिखा मिले तो समझ जाना कि द्वंद्व समास है। छोटा बड़ा लिखा मिले, छोटा बड़ा लिखा मिले तो समझ जाना द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि समास के बीच योजक चिन्ह लगा है और दोनों पद प्रधान है। छोटा भी अपने जगह पर प्रधान है तो बड़ा भी अपने जगह पर प्रधान है। जहां सुई का काम आता है वहां सुई भी अपने जगह पर बेस्ट है, और जहां तलवार का काम आता है वहां तलवार भी बेस्ट है। किसी को आप कम नहीं कर सकते हैं। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान और समास में योजक चिन्ह लगा हो, वैसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। मुझे विश्वास है कि इस ढंग का शब्द आपको मिले तो आप समझ जाना कि एकदम आंख बंद करके समझ जाना कि यह द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, छोटा बड़ा, भला बुरा, पति पत्नी, ये सब कैसा समास होगा? द्वंद्व समास। क्योंकि ये समास का दोनों पद अपने आप में क्या है? प्रधान है। तो इसको हम लोग समझ जाएंगे द्वंद्व समास। अगला समास के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अगला समास के बारे में। प्यारे बच्चे, हम लोग द्वंद्व समास के बारे में तो समझ गए। अब लेके मैं चल रहा हूं द्विगु समास। तो प्यारे बच्चे, द्विगु समास शब्द से पकड़ लेना है कि यह द्विगु समास है। लिखा है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पंचवटी में आप पहला पद देखे होंगे, पंच के मतलब 5 का उच्चारण हो रहा है, यानी संख्या का उच्चारण हो रहा है। जिस समास में पहला पद में संख्या का उच्चारण हो जाए उसको आप लोग समझेंगे कि द्विगु समास है। जैसे कहीं लिखा मिलेगा पंचवटी तो समझ जाना कि द्विगु समास है। कहीं लिखा मिलेगा त्रिकोण तो समझ जाना कि द्विगु समास है। कहीं लिखा मिलेगा चौराहा तो समझ जाना कि द्विगु समास है। कहीं लिखा मिलेगा सप्त ऋषि, क्या लिखा मिलेगा बच्चे? सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, तो समझ जाना कि द्विगु समास है। क्योंकि ये सारे शब्द का पहला पद देखेंगे कि संख्या का उच्चारण हो रहा है, पहला पद में संख्या का उच्चारण हो रहा है। जैसे पंचवटी में पहला पद में देखिए 5 का उच्चारण हो रहा है, त्रिकोण के पहला पद में देखिए 3 का उच्चारण हो रहा है, चौराहा का पहला पद में 4 का उच्चारण हो रहा है, सप्तऋषि का पहला पद में 7 का उच्चारण हो रहा है। तो जिस समास में आप देखेंगे कि पहला पद में संख्या आ रहा है, यानी संख्या का उच्चारण हो रहा है, तो उसको आप समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास है। क्या समझ जाएंगे बच्चे? द्विगु समास है। जैसे कहीं लिखा मिलेगा नवग्रह, नवग्रह, झट से बता देना कि ये द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि पहला पद में देखिए संख्या का उच्चारण हो रहा है, 9 का उच्चारण हो रहा है। तो ऐसे समास को हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जिस समास का पहला पद में संख्या का उच्चारण हो वैसे समास को हम लोग द्विगु समास कहेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग द्विगु समास तक देख लिए। अब मैं पॉइंट नंबर 3 में चल रहा हूं, अवयवी-भाव समास के बारे में। तो अवयवी-भाव समास के शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, आप देखेंगे कि जिस समास के शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो या शब्द की शुरुआत में ओ, आ, अन, यथा, प्रति, प्र इत्यादि जैसे शब्द आ रहा हो तो वैसे समास को आप लोग अवयवी-भाव समास समझेंगे। जैसे आप देखेंगे कि आजन में देखिए आगे आ जुड़ा है, यानी उपसर्ग जुड़ा है, तो ऐसे समास को हम लोग अवयवी-भाव समास कहेंगे। जैसे आप देखेंगे यथाशक्ति में यथा जुड़ा है, आगे यथा जुड़ा है, ऐसे समास को हम लोग अवयवी-भाव समास कहेंगे, यानी उपसर्ग जुड़ा हो। जैसे प्रतिदिन में आप देखेंगे कि प्रति जुड़ा है, प्रतिवर्ष में देखेंगे प्रति जुड़ा है, यानी आगे उपसर्ग जुड़ा हो, ऐसे समास को हम लोग अवयवी-भाव समास कहेंगे बच्चे। अब मैं चलता हूं तत्पुरुष समास में। प्यारे बच्चों,
समास को विग्रह करने पर को, से, के लिए, की, रा, री, रे, में, पे, पर इत्यादि आता हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप देखेंगे बच्चे, तत्पुरुष समास हम उस समास को कहते हैं जब समास को विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जब समास को विग्रह करने पर को, से, के लिए, की, रा, री, रे, में, पे, पर इत्यादि आता हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, रेखांकित। तो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। आप देखेंगे बच्चे कि जब मैं राजपुत्र का विग्रह किया तो बीच में देखिए का आ गया। क्या आ गया? का। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो देखिए लिखा है समास को विग्रह करने पर यदि को आ जाए, से आ जाए, का आ जाए, के लिए आ जाए तो वैसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो राजपुत्र को जब मैं विग्रह किया तो राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, जब मैंने इसको विग्रह किया तो बीच में देखिए का आ गया। इससे हमको ये पता चला कि राजपुत्र हमारा जो है तत्पुरुष समास है। रेखांकित को विग्रह करो। रेखांकित मतलब होता है रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। तो देखेंगे बीच में से आ गया। जब किसी समास को हम विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर का, से, की, के लिए ये सब आए तो ऐसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, रेखांकित रेखा से अंकित, है ना। जैसे राजकन्या यानी राजाओं के कन्या, राजाओं के कन्या, बीच में के आ गया तो ऐसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे बच्चे। अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के बारे में। प्यारे बच्चों, तो हम लोग अब ये भी भाव समास तक देख लिए थे, तत्पुरुष समास तक हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं कर्मधारय समास को सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चे, कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताता हो, पहला पद दूसरा की विशेषता बताता हो, ऐसे समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल, पहला पद नील है और दूसरा पद कमल है। ये देखिए दूसरा पद की विशेषता बताता है, पहला पद जो है दूसरा पद की विशेषता बताता है। नील कमल का मतलब होता है नीला है जिसका कमल, नीला है जिसका कमल, यानी ये पहला पद जो है इस पद की विशेषता बताता है। ऐसे कंडीशन में शब्द मिले तो आप उस शब्द को कर्मधारय समास समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चे? कर्मधारय समास। नील कमल मतलब नीला है जिसका कमल। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास लिखा है जिस समास का दोनों पद मिलकर, जिस समास का दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को संकेत करता हो, किसी तीसरे पद का संकेत करता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक समझने की बात है कि जिस शब्द में देवी देवताओं का शब्द आता है, देवी देवताओं का नाम का, या देवी देवताओं, जिस शब्द से देवी देवताओं का उपमा का शब्द मिले उसको समझ जाना बहुब्रीहि समास। यानी जिस समास का दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को संकेत कर दे उसे बहुब्रीहि समास समझेंगे। या तो एक समझने का और तरीका, अगर देवी देवताओं का शब्द मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो बहुब्रीहि समास है। जैसे यहां लिखा लंबोदर, लंबोदर, इसमें दो शब्द मिला है, लंबा और उदर, लंबा और उदर दो शब्द मिला है। लेकिन लंबा और उदर ये दोनों शब्द मिलकर के, लंबा और उदर ये दोनों शब्द मिलकर के बन क्या गया? लंबोदर। यानी लंबा और उदर मिलकर के बन गया लंबोदर। ये संकेत कर दिया किसी तीसरे पर्सनालिटी को, गणेश को, गणेश भगवान को। लंबा और उदर यानी दो समास कहता है जिस समास का दोनों पद मिलकर के, ये इस समास में ये लंबोदर बनने में दो पद मिला, लंबा और उदर, और ये दोनों पद मिलकर के बन गया लंबोदर, यानी तीसरे पद को संकेत कर दिया गणेश को। नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। तो ये दो पद मिला, नीला है जिसका कंठ, ये दो पद मिला नीला और कंठ। अब कर दिया संकेत शिव को, कर दिया संकेत शिव को, यानी दो पद मिलकर के किसी तीसरे पद को संकेत कर देता है। ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहेंगे।
प्यारे बच्चों, अगर किसी को डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी डाउट को मैं क्लियर करूंगा और कल लाइव में इसको मैं समझाऊंगा, अच्छे से, एकदम अच्छे से समझाते चलूंगा। एक एक चीज का बढ़िया से डिफिनेशन देके एक एक चीज को अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल देते हुए लाइव क्लास में कल आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे ये होगा। तो आप सभी बच्चे जुड़िए हमारे चैनल से, आप लोग को मैं कल लाइव क्लास में बताता हूँ।